Once again, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you one important and conceptual topic of the endocrine physiology. तो चलो देखते हैं. First one is hormone feedback mechanism. Hormone feedback mechanism मीन्स हार्मोन का रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है. मतलब कि हार्मोन रेगुलेशन इन अवर बॉडी मीन्स हार्मोन का हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन होता है. हार्मोन मेंटेन इन कांस्टेंट रेंज. अब हार्मोन हमारी बॉडी में कांस्टेंट रेंज में क्यों मेंटेन होता है, तो समझो. अगर हार्मोन हमारी बॉडी में एक्सेस हो गया, एक्सेस इन और डेफिशिएंसी, मतलब कि डेफिशिएंसी हुआ तो भी बॉडी डिसबैलेंस, मतलब डिसीज होने के चांस है. और एक्सेस हो गया तो भी डिसीज होने के चांस है. तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कि हमारे बॉडी में हार्मोन एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रहता है, जिसे हम बोलते हैं हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म. तो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली में है क्या, उसे समझो. तो उसे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मतलब कि कोई पॉजिटिव फीडबैक होगा और कोई नेगेटिव फीडबैक होगा. हम इसे डायग्राम से समझते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात किया था कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है. वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाके इफेक्ट करता है. तो हम एक डायग्राम से समझते हैं. मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे हो जाएगा आपका टारगेट ग्लैंड. तो लेट्स सपोज पहले तो ये हाइपोथैलेमस, ये आपका हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया आपका टारगेट ग्लैंड. टारगेट ग्लैंड में हमने किसको लिया है, तो थायराइड ग्लैंड को लिया है. मतलब ये कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड. अब समझो,
कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिंग हार्मोन। आर स्टैंड फॉर रिलीजिंग हार्मोन, आई स्टैंड फॉर इनहिबिंग हार्मोन। तो समझो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया टी टी आर एच, मतलब टी टी आर एच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब thyrotropic releasing hormone produced by the hypothalamus and taken up by the hypophyseal poltergein, मतलब कि हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया क्या? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहाँ गया? थाय तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में, ये है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू टीटीआरएच कहाँ पे पहुंचेगा? तो आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल को स्टिम्युलेट किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसे क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जाएगा किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? T3 एंड T4। T4 को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। तो देखो हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया टीटीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थ्रू दी हाइपोफाइजियल पोर्टल में कहाँ पे आया? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किस पे ऊपर एक्ट करेगा? तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? T3 एंड T4। अब समझो ये T3 एंड T4 कहाँ आया होगा? तो ब्लड में। भाई हार्मोन रिलीज कहाँ पे होता है? तो ब्लड में। तो अब देखो एक पॉइंट याद रखो, टारगेट ग्लैंड हैज टेंडेंसी, मोस्ट टाइम क्या? टारगेट ग्लैंड हैज टेंडेंसी टू ओवर secretes their hormone, ओवर secrete their hormone। मतलब कि टारगेट ग्लैंड का ऑलवेज टेंडेंसी रहता है कि वो अपने हार्मोन को ज़्यादा क्या करे? सिक्रेट करे। अब ज़्यादा सिक्रेट करेगा तो ब्लड में T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? कैसा होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं? इंक्रीज इन ब्लड। अब जैसे ही ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? तो ब्लड से एक सिग्नल, यहाँ से एक सिग्नल पहुँचेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो ब्लड से यहाँ से
सिग्नल जाएगा कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि ब्लड में T3 और T4 का अमाउंट कैसा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से फीडबैक गया, मीन्स सिग्नल गया हाइपोथैलेमस के पास कि भाई आप TTRH के सिक्रेशन को बंद करो, मतलब कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। तो TTRH नहीं आएगा, तो TTRH एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो TSH का सिक्रेशन नहीं होगा। TSH का सिक्रेशन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, तो T3 एंड T4 का लेवल ब्लड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि ब्लड से सिग्नल डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब कि यहाँ से एक सिग्नल किसके पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम TSH निकालना बंद करो, तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया, स्विच ऑफ कर दो। तो TSH यहाँ से निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट होगा नहीं, और T3 और T4 का लेवल क्या होगा, ब्लड में डिक्रीज हो गया। तो ये जो फीडबैक हुआ, फीडबैक इनहिबिशन, रिलीज ऑफ हार्मोन 1, और ये क्या हुआ, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन रिलीज ऑफ हार्मोन 2। तो मतलब कि जब जब ब्लड में T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होगा तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, मतलब वो हो गया फीडबैक इनहिबिशन रिलीज ऑफ हार्मोन 1, मतलब हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि आप TTRH निकालना बंद करो, तो TTRH आएगा नहीं, तो TSH का सिक्रेशन होगा नहीं, TSH का सिक्रेशन होगा नहीं तो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, T3 एंड T4, तो ब्लड में फिर से क्या हो गया, T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो गया। दूसरा एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक किसको दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा तो TSH का आना बंद हो जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, T3 एंड T4। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर जब T3 और T4 का लेवल एक रेंज से भी कम हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ से एक फीडबैक पॉजिटिव जाएगा, क्या जाएगा, फीडबैक पॉजिटिव, तो एक होगा फीडबैक पॉजिटिव मैकेनिज्म। तो फिर से ये सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, भाई आप क्या निकालो, TTRH, तो TTRH आएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगा, TSH, TSH किसको ऑर्डर देगा, थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, T3 T4 प्रोड्यूस करेगा और ब्लड में फिर से क्या होने लगेगा, थायरोसिन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। उसी तरह से यहाँ से भी पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा आप क्या निकालो, TSH, TSH आएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करेगा, फिर से T3 और T4 का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। तो हार्मोन एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन होता है, तो कौन से मैकेनिज्म से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप इस टॉपिक में पढ़े, आप अगर एक एक्सिस में देखो, मैं बाद में आपको एक फ्लो चार्ट से बताता हूँ कि हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम वन एंडोक्राइन ग्लैंड टू अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मींस हार्मोन इन योर बॉडी एट कांस्टेंट रेंज। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि टारगेट ग्लैंड हैज टेंडेंसी टू ओवर सिक्रेट्स देयर हार्मोन, मतलब टारगेट ग्लैंड का एक टेंडेंसी रहता है कि वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा,
कि यहाँ से एक सिग्नल जाएगा किसके पास, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर देगा, हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा। दूसरा एक ये हो सकता है कि दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब जहाँ से टीएसएच सिक्रेट हो रहा है उसको इनहिबिट कर दो, तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड में T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हार्मोन हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट रेंज में क्या होता है, मेंटेन होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मीन्स पाथवे का एंड प्रोडक्ट इनहिबिट करता है। ये जो है ना पाथवे का एंड प्रोडक्ट, वो क्या करता है, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड को इनहिबिट करता है। तो ये हो गया आपका हार्मोन रेगुलेशन इन योर बॉडी, मतलब जिसे आप होम्योस्टेसिस भी बोल सकते हो। और होम्योस्टेसिस तो आपको पता ही होगा। तो एक हमारा टॉपिक था कि हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम जनरल ओवरव्यू ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। दूसरा ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पूछा जाए ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या आएगा, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा पिट्यूटरी इज स्मॉलर इन साइज, एकदम जस्ट पी लाइक स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी is smaller in size, just pea-like structure, और उसका वेट कितना होगा, तो जस्ट 1 ग्राम वेट। कितना वेट होगा, जस्ट 1 ग्राम वेट। तो पिट्यूटरी को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी तो क्या आएगा, ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब उसका ओरिजिन किससे हुआ है, इक्टोडर्म से हुआ। पिट्यूटरी स्मॉलर इन साइज, जस्ट पी लाइक स्ट्रक्चर, एंड कितना वेट होता है, तो जस्ट 1 ग्राम वेट होता है। अब देखो पिट्यूटरी is divided anatomically. Pituitary is divided anatomically into an adenohypophysis, and neurohypophysis। तो पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली किस में डिवाइड किया गया है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। दूसरा देखो कि द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ, क्या लिखा मैंने, द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ इनफंडिबुलम। उससे पहले देखो
एक पॉइंट रह गया हमारा, मिस हो गया, उसे समझो। पिट्यूटरी is attached to the hypothalamus। क्या बोला मैंने? पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू a stalk like structure, it's called infundibulum। क्या बोलेंगे उसे हम? infundibulum। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है, तो इसीलिए पिट्यूटरी क्या है? हाइपोथैलेमस से अटैच है थ्रू ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है उसे मैं समझाता हूँ। मान लो ये हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ से एक डंडे लाइक, मतलब जिसे हम स्टॉक बोलते हैं, तो इस तरह से पिट्यूटरी अटैच होता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोला हमने? इनफंडिब्यूलम। तो मतलब पिट्यूटरी इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस थ्रू a stalk like structure is called infundibulum। तो आगे देखो, the lower terminal end of the infundibulum, the lower terminal end of the infundibulum is bulging type, which is known as pars nervosa, और इसे हम पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं। पोस्टीरियर लोब मतलब कि अभी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसी से समझो। ये था हाइपोथैलेमस, यहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हमने बोला इनफंडिबुलम। यहाँ से जो बल्जिंग, और यहाँ से होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो बल्जिंग लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर है ना, फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा, या हम इसे पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब। तो हमने क्या पढ़ा कि द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ द infundibulum इज बल्जिंग टाइम विच इज नॉन एज पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर लोब। दूसरा देखो कि infundibulum मतलब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और पार्स नर्वोसा को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? तो infundibulum प्लस किसको बोला हमने? पार्स नर्वोसा को। टुगेदर इट्स कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे इसे हम? न्यूरोहाइपोफाइसिस।
तो इनफंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब इस स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम और इसको हमने पार्स नर्वोसा, तो ये दोनों को साथ में मिला के हमने क्या नाम दिया, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो मतलब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ द इनफंडिबुलम इज बल्जिंग टाइप विच इज नॉन एज पार्स नर्वोसा। तो ये बल्जिंग स्ट्रक्चर है, उसे क्या नाम दिया, पार्स नर्वोसा। दूसरा हमने क्या बोला कि इनफंडिबुलम और पार्स नर्वोसा को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो, जैसे हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हमने क्या नाम दिया, न्यूरोहाइपोफाइसिस। भाई न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमने क्या नाम दिया, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मेनली फंक्शनल टू पार्ट। वन इज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबरालिस। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में दो फंक्शनल पार्ट है, एक को हमने क्या नाम दिया, पार्स डिस्टालिस, और दूसरे को हमने क्या नाम दिया, पार्स ट्यूबरालिस। जो पार्स इंटरमीडिया है वो भी पार्ट किसका है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का, क्योंकि पार्स इंटरमीडिया जो है ना वो मर्ज हो गया है पार्स डिस्टालिस के साथ। देखो ये हाइपोथैलेमस, ये आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से ये हो गया पोस्टीरियर, यहाँ से अटैच होगा एंटीरियर लोब। तो जो अपर पोर्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी है इसे हम बोलते हैं पार्स ट्यूबरालिस। क्या बोलेंगे, पार्स ट्यूबरालिस। जो नीचे वाला है डिस्टल दूरी पर, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्स डिस्टालिस। और जो ये मिडल में है ना उसे बोलेंगे हम पार्स इंटरमीडिया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मेनली फंक्शनल टू पार्ट्स है, कौन है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबरालिस। पार्स इंटरमीडिया इन ह्यूमन बीइंग, ये मर्ज हो गया है किसमें, तो पार्स डिस्टालिस में। तो मतलब आपको क्वेश्चन होगा कि पार्स इंटरमीडिया अगर एंटीरियर पिट्यूटरी, या आप इसे पार्स डिस्टालिस भी बोल सकते हो, तो ये मर्ज हो गया है किसके अंदर, पार्स डिस्टालिस के अंदर। तो सर यहाँ से जो हार्मोन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ का जो हार्मोन है वो पार्स डिस्टालिस के हार्मोन के साथ में सीक्रेट होगा। तो हमने क्या पढ़ा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमने क्या बोला, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस मतलब इनफंडिबुलम के पास वाला स्ट्रक्चर, पार्स डिस्टालिस मतलब थोड़ा दूर वाला स्ट्रक्चर। पार्स इंटरमीडिया इन ह्यूमन बीइंग में क्या हुआ है, मर्ज हो गया है पार्स डिस्टालिस के साथ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो,
आपको बोला जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ pars distalis, पार्स इंटरमीडिया भी इसके अंदर मर्ज है, तो ऐसे भी लिख सकते हो पार्स इंटरमीडिया। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, ओनली ह्यूमन बीइंग में पार्स इंटरमीडिया क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। किसके साथ, पार्स डिस्टालिस के साथ। और दूसरा क्या रह गया, पार्स ट्यूबरालिस। तो ये बात हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब देखो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल vein collect the blood from the hypothalamus and supplies to the anterior pituitary। मतलब कि हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड, collect the blood from the hypothalamus and supplies to the anterior pituitary। मतलब कि हाइपोथैलेमस में हमने आगे भी बात किया, दो हार्मोन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों थ्रू दी हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कहाँ से, हाइपोथैलेमस से कहाँ पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इस तरह से स्ट्रक्चर था ना, हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ से मान लो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ RHNIH। अब मान लो ये है आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो यहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। मतलब यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ थ्रू दी हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, कहाँ पे पहुँचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसी तरह से इनहिबिन हार्मोन हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और फिर वहाँ पे उसका एक्शन शो करेगा। तो ये बात हो गई हमारी पिट्यूटरी और सम पार्ट ऑफ दी एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो हम बात करते हैं ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी posterior pituitary is also called neurohypophysis। neurohypophysis। अब इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, तो वो भी समझो, बिकॉज इट
मतलब ये डायंसिफेलन का क्या है, एक्सटेंशन है। आपने ब्रेन ब्रेन में होता है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में से डायंसिफेलन से एक एक्सटेंशन होता है इस तरह से, और ये नीचे तरफ आके बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना, वो एक्चुअली में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डायंसिफेलन। एंड डायंसिफेलन एक नर्वस टिश्यू है, मतलब कि नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो मतलब नर्वस टिश्यू, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसीलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो दूसरी एक बात याद रखो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ADH means anti diuretic hormone and oxytocin। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन का सिंथेसिस करता है, एक ADH और एक ऑक्सीटोसिन। बट ये दोनों हार्मोन स्टोर्ड and secrete from the posterior pituitary। कई बार नीट में क्वेश्चन आता है, आप गलती करके आते हो, आप सोचते होगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन है वो एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस करता है, बट ऐसा नहीं है। ADH और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। फिर इसका स्टोरेज और सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये बहुत IMP, आप इसे याद कर लो कि ADH और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो हाइपोथैलेमस में। बट स्टोर एंड सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाया जाता है जिसके थ्रू ADH एंड ऑक्सीटोसिन ट्रांसपोर्ट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। पहले समझो कि ADH का फॉर्मेशन कौन करवाता है। ADH का फॉर्मेशन बाय सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। पर वहाँ पे सिंथेसिस करवाने वाला कोई होगा ना, तो वो कौन है उसकी बात कर ले। तो ADH का सिंथेसिस कौन करवाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। कौन करवाएगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कौन करवाएगा, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ADH का सिंथेसिस भी हाइपोथैलेमस में होता है, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस भी हाइपोथैलेमस में होता है। ADH का सिंथेसिस कौन करवाएगा, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कौन करवाएगा, तो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब देखो ये मान लो हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसे हम नाम दे देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
इसे हम नाम देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जिसे हमने एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ डायल्सीफेलोन है। अब देखो हाइपोथैलेमस में होता है दो न्यूक्लियस, ये और ये। एक को हमने बोला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और दूसरे को क्या नाम दिया? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो इसे हम नाम देंगे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ पे पाया जाता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल, जस्ट न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ गए होंगे। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर और निकलेगा, न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है वेसिकल्स, तो इसी को हम बोलेंगे न्यूरो सिक्रेटरी सेल, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ये देखो ये पोर्शन हो जाएगा सेल बॉडी, इसको हम बोलेंगे एक्सोन, क्या बोलेंगे? एक्सोन। और जो नीचे बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये न्यूरॉन का एंड पार्ट, इसको न्यूरॉन एंड पार्ट, इसी को बोलेंगे हम हेरिंग बॉडी। क्या बोलेंगे? हेरिंग बॉडी, जहाँ पे आके एडीएच और ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है। तो स्टोर एंड सीक्रेट फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मगर इसका सिंथेसिस कहाँ पे हुआ? तो हाइपोथैलेमस में। तो ये बात हो गई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। आगे देखो लास्ट टॉपिक ऑफ दी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी, एडिनो मतलब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मतलब कि एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी, इट्स अ मॉडिफिकेशन, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। मतलब कि ये एक मॉडिफिकेशन है एपिथेलियम का। किस तरह से ये मॉडिफिकेशन हुआ है उसे समझो। तो पहले हमने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसीलिए इसे हमने क्या बोला? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब बच्चा माँ के पेट में होता है तब, ड्यूरिंग
epithelium of the nasopharynx। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एपिथेलियम ऑफ द nasopharynx is slightly nasopharynx settle down in the sella turcica। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ epithelium of the nasopharynx settle down in the sella turcica and form adenohypophysis। मतलब कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान जो नेसोफेरिंक्स का एपिथेलियम है वो थोड़ा अपर साइड आया हुआ है और सेटल डाउन हुआ है। कहाँ पे? तो सेला टर्सिका में। अब सेला टर्सिका क्या है? तो सेला टर्सिका जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, देखो इस तरह से ये ब्रेन है, तो यहाँ पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब खड्डा गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। किस तरह से वो भी देख लो। ये रहा हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और यहाँ से ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम, फिर यहाँ से पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? पिट्यूटरी लोकेटेड है। तो इसी स्ट्रक्चर को, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। अब हमने बात की कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एपिथेलियम ऑफ द nasopharynx सेटल डाउन इन द सेला टर्सिका एंड फॉर्म एडिनोहाइपोफाइसिस। तो कैसे होता है? तो फिर से देख लो, ये ब्रेन, यहाँ से ये आपका नोज, तो ये है नेसोफेरिंक्स। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसका एपिथेलियम। नेसोफेरिंक्स एपिथेलियम क्या होता है? यहाँ से इवेजिनेटेड स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप होता है। क्या होता है? इवेजिनेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर की तरफ। ये था आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएगा और मर्ज हो जाएगा किसके साथ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, इस तरह से। तो ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब ये एपिथेलियम से आया हुआ ना, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि एक्चुअली में किसका एपिथेलियम है? नेसोफेरिंक्स का। इसीलिए इसे हमने क्या बोला? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों बोला? क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है किसका? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राथकेस पाउच। राथकेस पाउच, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राथकेस पाउच, क्योंकि राथकेस नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था।
तो ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। थैंक यू।